हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नितांत है और आज के इस वीडियो में ले जाऊंगा आपको नोस्ट्राडेमस के पास, फिजिकली नहीं मेंटली तौर पे। अब बात करते हैं डोलोरस कैनन के बारे में, तो क्योंकि ये डोलोरस कैनन और नोस्ट्राडेमस आपस में जुड़े हुए हैं, तो होता क्या है कि डोलोरस कैनन एक हिप्नोथेरेपिस्ट है और हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करते हैं वे आपको पास्ट लाइफ में लेके जा सकते हैं। अब काफ़ी हिप्नोथेरेपिस्ट की कोशिश ये होती है कि वो आपको बचपन तक ले जाए और आपकी बातों से आपका जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो मेंटल इश्यूज है, उसको रिजोल्व कर सकें। लेकिन कुछ हिप्नोथेरेपिस्ट इससे भी पीछे जा सकते हैं, यानी तुम्हारे बर्थ से भी पहले तुम कहाँ थे वो भी जान सकते हैं, तो वो उसको पास्ट लाइफ बोलते हैं। अब जो है डोलोरस कैनन ऐसे ही सब्जेक्ट को बार बार ऐसे उनको रिग्रेशन करके उनसे जानकारी इकट्ठा करती थी और अपना एक रिसर्च बना के उस चीज़ को उजागर करती थी। तो मेरे पिछले वीडियो में एक प्लेलिस्ट है जिसमें वो पूरी बात करती है बिटवीन डेथ एंड लाइफ, यानी मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उसकी प्लानिंग वगैरह कैसे होती है अगले जन्म के लिए। तो वो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। अभी चलते हैं नोस्ट्राडेमस के पास। अब नोस्ट्राडेमस और डोलोरस कैनन का कैसे मिलना हुआ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो नोस्ट्राडेमस के बारे में बता देता हूँ। एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर है, फिजिशियन भी था और साथ में काफी एक वाइस गाय, मतलब काफी विजडम से भरा ज्ञानी था। तो उसकी एक बुक फेमस हुई थी, लेस प्रोफिटिस, जो कि 1555 में पब्लिश की गई, जिसमें 942 पोएटिक लाइन्स है, यानी एक कॉन्ट्रेंस है जो कि 4 लाइनों का बना होता है। तो ये 942 काउंटिंग में थी। तो वो सब प्रेडिक्ट करती थी फ्यूचर इवेंट्स। अब नोस्ट्राडेमस की जो फैमिली थी वो मोस्टली जुडाइज्म यानी जूइश से कैथोलिसिज्म क्रिश्चियन बन जाते हैं और उसके बाद वो फिर एक एज ए केमिस्ट जब अपने टीनेज लाइफ में होता है तो एज ए केमिस्ट काम कर रहा होता है, यानी औषधियों की नॉलेज रखना जो हमारा इलाज करती थी उस टाइम पे। काफ़ी पुरानी बात है, 1555 में। तो उसी दौरान उसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आने लग गया। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है? वही सब कुछ प्रेडिक्ट करना कि इस ग्रह की दिशा से ये सब कुछ हो सकता है। तो उसके अंदर एक अलग सी साइकिक पावर भी थी। तो उसी दौरान उसको एक पूरी किताब लिखने का जो आइडिया मिला था उसने वहीं से स्टार्ट किया। अब उसकी और बातें बताऊं तो उसकी 2 बार शादी हो चुकी थी और 6 बच्चे थे। पहली बीवी मर चुकी थी। तो ये सब उसकी लाइफ में एक ट्रेजेडी भी थी। अब आगे चलते हैं। तो नोस्ट्राडेमस जो है बेसिकली काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता था और उसके पजल्स होते थे जो सुलझाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो उसकी आइडेंटिटी अभी भी काफ़ी लोग डिबेट करते हैं कि क्या वो सच में एक प्रोफेट था, यानी एक भविष्यवक्ता था, या फिर कोई डोंगी। तो लेकिन फिर भी मिस्ट्री उसके साथ बनी रहती थी। तो उसकी बातें जो थी सिंबॉलिक तौर पे होती थी, यानी वो क्लियर चीज़ें नहीं बना पाता था। आपका लेवल इस तरह होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग आप उसको समझ सके, पकड़ सके। और काफ़ी लैंग्वेज ऐसे पोएटिक फॉर्म में होती थी, तो पोएटिक में पता नहीं चलता था क्योंकि वो डायरेक्ट चीज़ें बताता नहीं था। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये ऐसी वस्तु है जो कि इस तरह दिखती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वस्तु है तो ये सांप की तरह दिखती है, तो ये पोएटिक वे होता है उनका बताने का। और ये 400 सालों तक अब तक लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहा है इन चीज़ों में और हर कोई इस चीज़ को डेसिफाई नहीं कर सका आज तक। इनके पोएटिक बातों को कोई समझ नहीं सका। तो फिर इसी तरह नोस्ट्राडेमस जो है अपनी प्रोफेसीज बताता रहता था। काफ़ी लोग इसको नॉनसेंस मानते थे, कहते कि कोइंसिडेंस हो सकता है, हॉक्स भी हो सकता है। कुछ चीज़ें हो जाती थी तो लोग ये कहते थे यार कोइंसिडेंस है। बाकी वो 1566 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक चीज़ उसके बारे में है, नोस्ट्राडेमस के बारे में, कि वो अपनी बातें कभी भी डायरेक्ट नहीं बताता था कि जैसा होता है वैसा नहीं लिखता था, क्योंकि अगर वो ऐसा लिखता तो उसके आसपास का माहौल इतना रिलीजियसली इतना कंट्रोल था कि अगर उनके धर्म गुरु को पता लग जाता कि ये भाई ऐसे लिख रहा है और ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है जो कि उनके बाइबल से अलग है या फिर उनकी किताबों से अलग है, तो उसको जान से मार देते, इसको फांसी की सजा देते। आपको भी पता है गैलीलियो के साथ किया हुआ जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट वाले थे। तो ये सब होता है। अब बात होती है कि डोलोरस कैनन नोस्ट्राडेमस से कैसे मिलती है। तो नोस्ट्राडेमस मिलने का एक जरिया था एलेना। तो एलेना एक महिला है जो कि डोलोरस कैनन से जुड़ पाई। उसका था कि इंटरेस्ट था मेटाफिजिकल में, यानी जो पराविज्ञान है, जो फिजिक्स से परे हैं, उन चीज़ों में इसका इंटरेस्ट काफ़ी था। तो एलेना जो थी वो एक महिला थी जिसके 10 बच्चे थे और वो किसी रेस्टोरेंट पे एज ए मैनेजर काम करती है। और वो
एक तरह से साइन लैंग्वेज भी जाती थी, क्योंकि उसमें 10 बच्चों में से एक बच्चा जो था डेफ और म्यूट था। तो अब उसका इंटरेस्ट साइकिक फिनोमेना में कैसे जागा, तो वो बताती है कि एक बार उसका कुछ ऑपरेशन हुआ था, मेडिकल ऑपरेशन, जिसमें उसकी आसपास एक हालत ऐसी हो गई थी कि वो मृत्यु के करीब पहुंच गई थी। अब अगर आप नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुनेंगे तो ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है, यूट्यूब पे आप जान पाएंगे। तो उसी दौरान, उस ले टाइम के दौरान उसने देखा कि उसके आसपास डॉक्टर्स खड़े हैं। अब नियर डेथ में क्या होता है कि बॉडी जो है और आत्मा अलग हो जाती है, और आत्मा अपनी बॉडी को भी देख सकता है और आसपास लोगों भी देख सकता है और उनको सुन भी सकता है। तो ऐसे ही करते करते उसने ये सब देखा। तो जागने के बाद, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो उसने जागने के बाद अपने आसपास डॉक्टर को बताया और नर्सिस को बताया, लेकिन उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सब उस टाइम ये चीजें पॉपुलर थी नहीं। फिर एक बार क्या है, एलेना ने 1970s के दौरान एक मैगजीन उठाई, एक टैबलेट उठाया, जिसमें वो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ था। तब उसको लगा कि हाँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था काफी रियल था, सच था। तो वो उसके बाद फिर डॉलर्स कैनन से जुड़ी, और उसने फिर डॉलर्स कैनन ने उसका रिग्रेशन किया तो पाया कि वो पिछले से पिछले जन्म में, यानी काफ़ी बैक जन्म में जाएं, तो वो एक तरह से काफ़ी रिच व्यापारी थी, और व्यापार होते हुए उसने काफ़ी बिजनेस वगैरह वो करती थी। तो ये स्टार्टिंग था थोड़ा सा उनको बताने का। बाकी वो काफ़ी अच्छी नींद में चली जाती थी। अगर उसको हिप्नोथेरेपी में ले जाए तो रिग्रेशन के दौरान वो ईजिली नींद में चली जाती थी और ईजिली जो है बातों को स्पष्ट कह देती थी। तो इसी तरह वो सेशन चलता है और आगे और भी बातें होती है। अब हम जानेंगे कनेक्शन बिटवीन एलिना एंड नोस्ट्राडेमस। इन दोनों के बीच में कैसे क्या जुड़ाव होता है, कहाँ से ये दूसरे से मिल पाते हैं। तो 2 महीने हो जाते हैं, एलिना काफ़ी बिजी रहती है अपनी स्केड्यूल को लेके और वो डॉलर्स से मिल नहीं पाती। इसी 2 महीने के दौरान वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती रहती है। तो 2 महीने के बाद वो एलिना फिर से डॉलर्स से मिलती है और उनका सेशन स्टार्ट होता है, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में डॉलर्स पूछती है अब तुम कहाँ हो, तो वो बताती है कि वो अब एक आदमी है। वैसे प्रेजेंट लाइफ में वो एक औरत है, लेकिन पास्ट लाइफ में आदमी है, और उस आदमी का नाम होता है डायनोसिस। अब डायनोसिस क्या कहता है कि मैं अपने टीचर से मिलने जा रहा हूँ जो कि शहर से बाहर है। अब वो बताती है कि काफी सवालों के जवाब देने को तैयार है, लेकिन अभी भी कुछ सीक्रेट्स वो रखना चाहती है। तो वो कहती है कि एलिना, मैं उस लाइफ में 6 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट वो है, और वो सीख रही है कि हीलिंग कैसे करते हैं। हीलिंग जो होता है उसमें औषधियों का यूज होता है और कुछ मेंटल पावर्स का यूज होता है। तो स्पिरिचुअलिटी एक तरह की, आज के टाइम में एक ही एलोपैथी है, तो उसमें दवाई दो, सब कुछ दो, लेकिन और कुछ मेंटली हम उसको ठीक नहीं कर पाते। फिर अपने टीचर को बताती है कि टीचर काफी नॉलेज रखता है उनका, और इतना नॉलेज रखता है कि वो हर चीज़ से शेयर करता नहीं है, क्योंकि वो कुछ अगर चीज़ें शेयर करेगा पब्लिकली, वो अगर उसको पब्लिकली शेयर करता है तो आसपास के जो कैथोलिक चर्च है, उनके जो धर्म गुरु है, वो इनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ऐसी चीज़ों को विच क्राफ्ट बोलता है और उनको दबा देता है। अब डायनोसिस बोलती है कि वैसे मैं अभी टीचर के घर पे हूँ जो कि सिटी से बाहर है, और उनसे मैं हीलिंग सीख रही हूँ, अपने माइंड पावर को सीख रही हूँ, और भविष्य देखना वो भी सीख रही है। और वो किसके अंदर सीख रही है, कौन है वो टीचर, तो वो टीचर है नोस्ट्राडेमस। तो वो फ्रांस में बताती है कि वो फ्रांस में है, और फिर बताती है कि नोस्ट्राडेमस जो है अपनी बातों को कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता नहीं है, वो हमेशा पोएटिक लैंग्वेज में बोलता है, ताकि कम ही लोग उस चीज को, जो निपुण है, एक्सपर्ट है, वो समझ सके। आम लोग इस चीज को डिसाइफर नहीं कर सकते, यानी मीनिंग नहीं जान सकते, क्योंकि वो सीक्रेसी रखना चाहते हैं। तो आगे बताती है एलिना कि वो मेडिटेशन टेक्निक यूज करता है नोस्ट्राडेमस। काफी तरह के मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं, उनमें से एक जो वो करता है वो है फायर। अब फायर में क्या होता है कि कैंप फायर आपने सुना होगा, तो 3-4 लोग आसपास बैठ जाते हैं, ये 3-4 लोग उस फायर में देखते रहते हैं और उस पे फोकस करते रहते हैं। उससे क्या होता है, माइंड एकदम काम हो जाता है, और उनका माइंड काम होने के बाद वो चीज कर पाते हैं जो वो उनका सिक्स्थ सेंस होता है, जो उनकी इंट्यूशन होती है, जो नॉलेज होती है। वही फिर बाद में एलिना से पूछते हैं कि ठीक है, ये चीज जानने के बाद और क्या पढ़ती हो तुम, तो एलिना बताए कि मैं एक और किताब पढ़ रही हूँ, और वो है चाइल्डहुड ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट का बचपन, जिसमें बताती है कि जीसस जो थे बचपन में, उनकी बातों को कभी क्रिश्चियनिटी ने उजागर नहीं किया, वो उसको काफी सीक्रेट रखा है। लेकिन जीसस जो है काफी नॉर्मल ह्यूमन की तरह थे, नॉर्मल बच्चों की तरह, उनमें भी इमोशंस थे हर तरह के, और ये बात चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बताई जाती। फिर वो भी बताती है कि जीसस क्राइस्ट
ब्राइड के जो फैमिली थे उनमें उनकी भाई बहन भी थे, उनके मदर फादर भी थे, जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि वो विदाउट अ फादर वो पैदा हुए हैं। यानी तो फिर वो बोलती है कि इस बिलीफ में कि काफ़ी बिलीफ होता है कि मदर मैरी जो है जीसस की वो वर्जिन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चीज़ों को छुपाया गया है। आगे और भी चीज़ें बताती है एलिना। तो इस चीज़ को लेकर फिर डोलोरेस कैनन पूछती है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में और क्या बता सकती। एलिना बोलती है कि जीसस क्राइस्ट से मैं और कुछ नहीं बता सकती, ये तुम्हें कोई और बताएगा। अब जो बताने वाला पर्सन है वो कौन हो सकता है? तो डोलोरेस कैनन इस बात से हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में बताती है कि डोलोरेस कैनन वो एक ऐसी महिला से मिले जिसका नाम ब्रेंडा था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जिसमें नोस्ट्राडेमस जो है डोलोरेस कैनन के साथ पूरी एक बातचीत होती है, जिसमें बहुत सी भविष्य की चीजें बताई जाती है।